नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फतेह क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, हमने शुरू कर रखा है कक्षा 8 RBSC बोर्ड के अंदर जो NCERT पर आधारित जो सिलेबस है, जो नया सिलेबस है, उस पर आधारित जो बुक है SST की यानी कि सामाजिक अध्ययन की, वो बुक शुरू कर रखी है, जिसके अंदर अपने 3 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपने अगला लेसन यानी कि अध्याय नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। शुरू करते हैं इस लेसन को। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते हुए देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। चमत्कारी यानी कि वो चमत्कार कर सकता है, भगवान की उस पर कृपा है। कैसी शक्तियां हैं कि वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था। अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा सकता था। मतलब कि ये अनाज की ढेरी है जैसे, ठीक है, तो इसको वो शक्ति के द्वारा ऐसे बड़ी कर सकता था, अनाज की मात्रा बढ़ा सकता था। और बिरसा खुद भी कहता था, क्या कहता था, उसने खुद ने यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको किनको, दीकुओं को। दीकू कौन? बाहरी लोग। मतलब कि ये जो जनजातियाँ थी, बिरसा क्या था, वो एक जनजाति थी, उसका एक व्यक्ति था, ठीक है, यानी कि एक जनजाति थी जिसका नाम था मुंडा जनजाति। उस जनजाति के अंदर पैदा हुआ था, ठीक है, और आगे चलकर ये उनका नेतृत्व करता है, नेता बनता है। और इसका कहना था कि जो दीकू लोग हैं, दीकू किनको बोलता था, जो बाहरी लोग थे, बाहरी लोग यानी कि जिन लोगों ने इनकी जनजाति पर अत्याचार कर रहे थे, गुलाम बना रखा था इनको, उनके बारे में कह रहा था कि उनकी गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। 2 काम क्या थे इसके, कि भगवान ने उसको किस लिए भेजा है, कि लोगों की रक्षा करना और जो दीकू हैं, दीकुओं की गुलामी से आज़ाद कराना, इसके लिए भगवान ने इनको भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे और उसे भगवान मानते थे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी सारी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा कौन था? बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार का मतलब है, ये जो मुंडा है, ये मुंडा एक जनजाति का नाम है। मुंडा एक जनजातीय समूह, ठीक है, जो जनजातियाँ होती हैं उनका एक समूह था, जो छोटा नागपुर की बात करें तो जो हमारा भारत है ना, ठीक है, भारत के जैसे ये जो क्षेत्र है, यानी कि ये जो उत्तरी पश्चिमी एरिया है, उत्तरी पश्चिमी नहीं, ये इसका पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो जो दक्षिणी पूर्वी एरिया है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये जनजातियाँ रहती थी। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी, संथाल और उराव भी शामिल थे। दूसरी जो आदिवासी जो जातियाँ थी, जिसमें संथाल और उराव हो गए, वो भी इसके समर्थकों में शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। मतलब क्या था कि ये लोग जो थे ना, ये परेशान थे। किस चीज़ से परेशान थे? वो इसलिए कि जो बदलाव आ रहे थे ना उनकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, उन बदलावों से परेशान थे। जो अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही थी ना, जो समस्याएं इनके जीवन में, उससे परेशान थे। समस्याएं कैसे पैदा हो रही थी कि जो इनका जो चिर परिचित जो अंदाज था, जो ज़िंदगी जीने का, जो जीवन की इनकी जो पद्धति थी, जिस पद्धति से ज़िंदगी गुजार रहे थे, उस पद्धति के अंदर बदलाव आ रहा था। अब वही बदलाव आता है, आज हमारे भी जीवन में जब कोई बदलाव आता है तो हमें भी एक बार तो समस्या आती है ना, फिर वो बाद में उसका रिजल्ट बताता है कि वो हमारे लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ। आज छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को मान लो, उनको छोटे बच्चे घर पर खेलते हैं, स्कूल में भेज दिया जाता है, बदलाव आता है तो उससे वो एक बार तो परेशान होते हैं, लेकिन ये बदलाव उनके लिए आगे
जो होता है वो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो फ़ायदेमंद भी साबित होते हैं और कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर ये सारे परेशान थे। ये एक नीचे चित्र दिया हुआ है, उसमें क्या है, उसमें उड़ीसा जो क्षेत्र है, उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीला जो है उसकी जो महिलाएं हैं उनको बाजार जाते हुए, नदी से गुजरते हुए दिखाया गया है कि नदी से वो बाजार जा रही हैं, नदी से गुजर रही हैं। ये आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। तो ये जा रही हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। इनका जो धर्म था वो छिन्न भिन्न हो रहा था। ये महिलाएं हैं, ये देखो सिर के ऊपर सामान रख कर बाजार जा रही हैं और ये वाली नीचे नदी को पार करते हुए। बिरसा, अब ये क्वेश्चन ये उठते हैं, बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? कौन सी समस्याएं थी? उसने दीकू किन को कहा था? बाहरी लोगों को। तो ये बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं इन्हीं का उत्तर मिलेगा अपने को इस लेसन के अंदर। इन पर ही चर्चा करने जा रहे हैं, इन क्वेश्चनों पर। आगे बढ़ते हैं। पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा था आदिवासी समाजों के बारे में, ठीक है, जिनमें ज़्यादातर जो कबीले थे, कबीलों के रीति रिवाज और रस्में जो थी वो ब्राह्मणों के द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। मतलब जो ब्राह्मणों के जो रीति रिवाज थे उनसे ज़्यादातर जो था वो अलग थी, उन कबीले की जो रीति रिवाज थे। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे। कुटुंब मतलब एक परिवार की तरह इनका मतलब जो सिस्टम था, एक परिवार की तरह रहते थे ये सारे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इनमें कोई फ़र्क ही नहीं था, कि इनमें आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फ़र्क ही नहीं था। फ़र्क इनमें थे, लेकिन फिर भी ये एक परिवार की तरह रहते थे। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कैसी कैसी गतिविधियां करते थे, कैसे ज़िंदगी जीते थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ झूम खेती करते थे। कुछ जो आदिवासी थे वो क्या करते थे? झूम खेती करते थे। झूम खेती कौन सी होती है इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। जो झूम खेती होती है ना, झूम खेती कह सकते हैं या उसको घुमंतू खेती कह सकते हैं। मतलब क्या होता था कि इसमें लोग जो आदिवासी थे वो क्या करते थे कि जंगलों को साफ़ करते थे, उसके अंदर खेती करते थे, पैदावार करते थे, उससे वो अपनी फसल लेते थे और बाद में उस खेती को छोड़कर किसी और जगह चले जाते थे। इसको बोलते थे झूम खेती। बाकी विस्तार से पढ़ते हैं इसके बारे में। उन जनजातियों के कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों में की जाती थी। छोटे छोटे भूखंडों में, जैसे मान लो छोटे टुकड़ों में, जो भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों में खेती की जाती थी। जैसे छोटा सा टुकड़ा यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, ठीक है ना। इसमें होता क्या था भूखंडों पर कि ये लोग ज़मीन पर धूप लाने के लिए, ज़मीन पर धूप का मतलब क्या है कि जो जंगल होते हैं ना, जंगलों के अंदर जैसे मान लो ऐसे पेड़ पौधे उगे रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे पेड़ पौधे उगे हुए हैं, तो ये पेड़ पौधे इतने घने होते हैं कि यहाँ से ना सूर्य का जो प्रकाश होता है वो प्रकाश ज़मीन पर नहीं पहुँचता था, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो इसका ऊपरी हिस्सा होता था उसको काट देते थे, ठीक है। इसको मान लो ये ऊपरी हिस्सों को इनको काट देते थे, जिससे क्या होगा कि यहाँ से जो धूप है वो नीचे ज़मीन तक पहुँचेगी, ठीक है। क्योंकि फसल उगाने के लिए धूप भी तो ज़रूरी है ना, तो ज़मीन तक धूप पहुँचेगी, ठीक है। और ज़मीन पर जो घास फूस उगा होता था, ठीक है, उस घास फूस को ये आग लगा देते थे, आग लगाकर उसको जला देते थे और उसकी जो राख होती थी उसको खाली ज़मीन में छिड़क देते थे। वो एक प्रकार का खाद का काम करती थी। क्यों? क्योंकि उस राख के अंदर पोटाश होता था। क्या होता था? पोटाश। और वही पोटाश खाद के रूप में मिट्टी को उपजाऊ बनाने में उपयोगी होता था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये खेती करते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कैसी कैसी गतिविधियां करते थे? कुछ झूम खेती करते थे।
धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे, ठीक है। जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन में छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी जो मिट्टी को उपजाऊ बना देती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे, ठीक है। ये क्या है कि ये औजार होते थे, मतलब कुल्हाड़ी बनी होती थी, ठीक है। ऐसे लकड़ी का होता है, कई बार लोहे का भी होता है ना, तो ऐसे इस प्रकार का बना होता था। इससे पेड़ों को काटते थे, ठीक है। और कह सकते हैं कि कुदाल इस प्रकार का जो हल की तरह ही होता है ये तो, ठीक है, इस प्रकार का। तो यहाँ से उसको पकड़ते और पकड़ के फिर ये ज़मीन में मारते, ठीक है। और ज़मीन ये दिखा होता था नीचे से ज़मीन में, ये दो तरफ से होता था। इधर से थोड़ा चौड़ाई में होता था, इससे इधर थोड़ा तिरछा सा होता था, पतला होता था। इनको ज़मीन में मारकर फिर वो ज़मीन को नरम कर देते थे, खुरच देते थे, ठीक है। फिर उसमें खेती करते थे। और खेती भी कैसे करते थे कि मतलब ये आज के टाइम में जो अपने आज खेती बाड़ी करते हैं ना, जिसमें जैसे बीज को मशीनों के द्वारा बीजते हैं, ये बीजते नहीं थे। ये खेतों को जोतने की बजाय सीधा बीज को रोपने की बजाय उनमें बस खेत में बिखेर देते थे, ठीक है। जोतते और बीजते नहीं थे, बस ज़मीन को थोड़ा खुरच दिया और खुरचने के बाद में बीज को बीच में बिखेर दिया। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती छोड़ देते थे। परती का मतलब क्या होता है कि आज भी आप लोगों में से जो खेती से जुड़े हुए हैं उनको ध्यान होगा, परती का मतलब होता है ज़मीन को खाली छोड़ना। जैसे मान लो आज अपने ये वाली, जैसे मान लो अपने पास ये ज़मीन है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर फसल उगाई और एक फसल यहाँ पर काटने के बाद में हम क्या करते हैं कि इसको खाली छोड़ देते हैं। अगले साल यहाँ पर कोई बिजाई नहीं करते, दूसरे खेत में बिजाई करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ये एक साल अगर खाली रहती है ना, तो यहाँ पर बारिश होती रहती है, कोई कीट पतंगे पैदा होते रहते हैं, और जो अपने को जीवाणु वगैरह होते हैं नीचे धरती के अंदर, जो अपने को जो मित्र कीट होते हैं ना, इस प्रकार के कीट पैदा होते रहते हैं, और जिससे ये ज़मीन क्या है, उपजाऊ हो जाती है। इसको एक साल के लिए खाली छोड़ना ही क्या कहलाता है, परती कहलाता है। घुमंतू किसान यानी कि जो किसान खेती करते हैं, इस प्रकार की झूम कृषि करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर का मतलब है पूर्व, ये पूर्व हो गया, ठीक है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो ये वाला जो एरिया हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया पूर्वोत्तर, पूर्व उत्तर, ठीक है। पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक और आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। ये केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती करते थे। इस जाति के लिए क्या था कि कोई रोक टोक नहीं थी, जंगलों में भी कोई कानून नहीं था, अपनी मर्जी से आज यहाँ खेती की कल वहाँ की, ऐसे घूमते रहते थे, ठीक है ना, कोई रोक टोक नहीं थी। अब जब इनको रोक टोक पड़ेगी तो तभी वहीं से तो प्रॉब्लम खड़ी होगी है ना, जो परिवर्तन आएगा। अब ये जो शब्द थे परती क्या था कि कुछ अभी बताया आपको, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो सके। साल क्या है, साल एक प्रकार का पेड़ होता है। महुआ, ये महुआ क्या है, महुआ ना एक प्रकार का फूल होता है जिसे खाया भी जाता है या शराब भी बनाई जाती है। शराब बनाने के काम में आता था उस टाइम महुआ, ठीक है। तो महुआ के पेड़ को, पौधों को, जो ये जो फूल होते थे, इसको जो जानवर भी खा लेते थे, तो वो भी थोड़ा नशे की हालत में रहते थे, क्योंकि इसमें कुछ नशा होता था। ये नीचे एक और चित्र दिया हुआ है जिसमें डोंगरी या कंद कबीले, जो अपने पहले आया था ऊपर, कंद कबीले की औरतें पंडाणु की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही हैं। इन पत्तियों से पत्तलें बनाई जाती हैं, पत्तलें, ठीक है। पत्तलें मतलब आज अपने जो खाना वगैरह खाते हैं, तो जैसे अपने खाते हैं ना, जो पंडालों में जाते हैं, जो अपने मंदिरों वगैरह में कई जगह पर जो पंडाल लगे होते हैं भोजन छिकाने के लिए, वहाँ पर भी यूज करते हैं इस प्रकार के, ऐसे ना पत्तों की पत्तल सी होती है, और उस पर फिर वो रख कर खाना खाते हैं। जैसे आप दक्षिणी भारत साइड में जाओगे ना, तो वहाँ पर भी ये प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं, अपने जो बच्चे हैं, जो थाली वगैरह का यूज़ करते हैं, कभी उन्होंने शायद देखी नहीं होगी। तो पत्तल होती है जैसे पत्तों की, ठीक है, पंडाणु की पत्तियाँ होती हैं, जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, ऐसे बड़ी बड़ी है ना, उसमें रख कर खाना खाया जाता है, उसको बोलते हैं पत्तल। आगे बढ़ते हैं। कुछ शिकारी और संग्राहक भी थे।
संग्राहक होता है मतलब चीज़ों को इकट्ठा करके रखना, ठीक है। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके, ये आ गया ना, वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके, इसका मतलब होता है संग्रह, उत्पादों को इकट्ठा करना करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय, ये भी एक जनजाति होगी, खोंड है ना, खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे वे आपस में बांट लेते थे। ठीक है, तो ये पत्तलें लेके जब जा रही हैं औरतें, है ना, ये वो पत्तियाँ हैं जिनसे वो पत्तलें बनाई जाती है, आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल, महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। तो उस टाइम जो डॉक्टर वगैरह ये चीज़ें, हॉस्पिटल वगैरह उतनी सुविधा नहीं थी, तो ये देसी तरीके से जड़ी बूटियों से अपना इलाज कर लेते थे। जंगलों में इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों, जंगलों में से इकट्ठा करके लाते थे चीज़ें और स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी, तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे, फिर वो इनको ला कर देते थे। ठीक है, तो होता क्या था कि जैसे आज भी आप लोग देखते हो ना बाज़ारों के अंदर जो कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे आज तो मान लो खेती के लिए उपयोग में लेने लग गए हैं कुछ फल फूल के जो पौधे हैं, ठीक है ना। आज आपने देखा होगा जो बेरियों के बेर वगैरह लगते हैं ना, आज तो इनको मतलब पूरी एक तरह से खेती करनी शुरू कर दी है। तो इस प्रकार के बहुत सारे फल होते थे जो जंगलों में मिलते थे और ये लोग जो समुदाय के लोग थे वो जंगलों से इनको तोड़कर बाज़ार में लाकर बेच देते थे और अपनी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से खरीद लेते थे। इन समुदाय को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों को अदला बदली से काम चल जाता था। अदला बदली मतलब जैसे वो बाज़ार में क्या लेके आते थे, जंगल में से कोई फल फूल वगैरह ले आते थे और वहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे उसी चीज़ के बदले भी, है ना। तो वो क्या था कि अदला बदली से ही काम चल जाता था, यानी वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे और कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। मतलब कई बार क्या होता था कि जैसे मान लो आपके पास कोई चीज़ है, ठीक है, आपके पास चीज़ है और वो आप लेके बाज़ार में और वहाँ से आपको कोई चीज़ खरीदनी है। अब इस व्यक्ति को जो आपकी वाली चीज़ है उसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास जो पैसे हैं, ठीक है, उससे वो चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेतों में मजदूरी भी करते थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे जो समुदाय थे, जैसे मध्य भारत के बैगा, ये बैगा भी एक क्या है, समुदाय है, ठीक है, औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात होती थी। जैसे आज भी क्या है कि थोड़ा पढ़े लिखे लोग छोटे मोटे काम को करने से कतराते हैं ना, उसी प्रकार ये जो बैगा लोग थे ये अपने आप को जंगल की संतान मानते थे कि हम तो जंगल में पैदा हुए हैं, जंगल ही हमारा घर है, जंगली संसार है, हम जंगल में ही अपना जीवन यापन करेंगे। तो जंगल को छोड़कर वो इधर उधर काम करना अपना अपमान समझते थे। तो ये जो चित्र दिया हुआ भारत का, इसके अंदर अलग अलग जो जातियाँ जनजातियाँ दी हुई हैं उनके बारे में बताया गया है ना। ये देखो, ये ऊपरी क्षेत्र में रहती है, यहाँ पर बोटियाँ रहती है, यहाँ पर सहरिया राजस्थान के अंदर जनजाति रहती है, ये इस क्षेत्र में भील जनजाति रहती है राजस्थान में, ये गुजरात में वान गुजर राठवा रहते हैं, ये मध्य भारत में बगास बंजारा गौंड जनजाति रहते हैं, ठीक है। तो ये पूर्व की साइड में ये संथाल मुंडा उराव संथाल, ये वाला क्षेत्र है उसका, किसका, बिरसा मुंडा का, ठीक है। इस क्षेत्र में रहता था कौन, बिरसा मुंडा। ये उसकी जातियाँ होगी ना, मुंडा होगी, संथाल होगी, ओरीव और संथाल उसके जो थे वो अपने समर्थक थे, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से और भी बहुत सारी जनजातियाँ जो पूरे देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में निवास करती हैं। आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। केवल जंगलों की उपज पर ही जिंदा रहना चाहते थे वो लोग। जो चीज़ें आसपास
पैदा नहीं होती थी, उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। मतलब आमदनी कम होती थी, अब उनको भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे अपने को, ठीक है, तो वो चीज़ अपने बाज़ार वगैरह से खरीदेंगे तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो अपने को कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जा कहाँ से लेते थे? तो व्यापारी जो लोग होते थे या महाजन होते थे उन पर आश्रित होना पड़ता था। व्यापारी बेचने की चीज़ें, इन दोनों पर आश्रित कैसे होना पड़ता था? जो व्यापारी था वो तो बेचने की चीज़ें बाजार में लेके आता और महंगे दामों पर बेचता। अब उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, तो पैसे आदिवासियों को मिलते महाजनों से पैसे मिलते, तो महाजन जो थे वो ब्याज लेते और ब्याज भी ज़्यादा ब्याज लेते, तो वो फिर चुकाते कहाँ से? और धीरे धीरे ये क्या होता, जनजातियाँ कर्जाऊ हो जाती थी। ठीक है, चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूद का मतलब है कि जो ब्याज खाते थे, ब्याज लेते थे। महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे। उनका मानना क्या था कि हमारे पर जो मुसीबतें आती हैं वो सारी इन्हीं की वजह से आ रही हैं। कुछ जानवर पालते थे, आदिवासियों की बात कर रही है ना कि किस किस प्रकार वो ज़िंदगी जीते थे। घुमंतू खेती करते थे, है ना। इस प्रकार से कुछ लोग जानवर भी पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ होता है कि भेड़ों का समूह, ठीक है, रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों, ये पंजाब क्षेत्र आ गया, पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर, ये अपने पढ़ के आए ना ऊपर, पंजाब की साइड में वन गुज्जर, और आंध्र प्रदेश में लबाड़िया समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। ये जो पंजाब में वन गुज्जर रहते हैं, आंध्र प्रदेश में लबाड़िया जनजाति रहती है, ये क्या करते थे? ये गाय और भैंसों को पालते थे। कुल्लू, जो कुल्लू मनाली है ना, कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे। क्या थे? गडरिये थे। और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। जो बकरवाल समुदाय था वो क्या करता था? बकरियां पालता था। बाकी अपने अगले साल जो इतिहास की पुस्तक होगी उसमें इनके बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। आगे एक स्रोत दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त। ये सिस्टम दिया गया है कि पूरे साल का, कि कब वो खेतों में जाते थे, कब बुआई करते थे, बुआई का समय कौन सा होता था, शिकार का समय कौन सा होता था। इस प्रकार से सारे उनका साल चलता था। पढ़ते हैं इसके बारे में। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की ज़िंदगी एक खास क्रम से चलती है और मर्द औरत के बीच कामों का बंटवारे से चलती थी। ठीक है। ब्रिटिश मानव विज्ञानी यानी कि जो जीव विज्ञानी था, वेरियर एल्विन, क्या नाम था उसका? वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैगा जनजाति थी, बैगा और खोंड समुदाय थे के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं कि चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे खुचे इकट्ठा करने, मतलब जो चीज़ें इकट्ठा कर, लकड़ियाँ वगैरह और कुछ और फल फ्रूट जो भी चीज़ें मिलती थी उनको इकट्ठा करती थी। कब? चैत में। ये ना देसी महीनों का जिक्र आएगा बार बार, उनके बारे में आप देख लेना। जैसे ये चैत महीना आया, चैत महीने में क्या करती थी औरतें? इकट्ठा करने और जो बचे खुचे ठूंठ का मतलब क्या होता है कि जो फसल वगैरह होती है, फसल काट देते हैं तो उसमें उसकी जड़ सी नहीं रह जाती, तो वो आग को जलाने के काम आ जाती है और कई और भी उपयोग में आती थी कई चीज़ें, तो उनको इकट्ठा करती थी, उनको काटने जाती थी। पुरुष बड़े बड़े पेड़ों को काटते थे, औरतें छोटे ठूंठों को काटती थी, पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। पूरे चांद का मतलब है कि जब पूरा चांद दिखाई देता है ना, जिस समय, जिन महीनों में, ठीक है, उस टाइम ये शिकार पर जाते थे और पूर्व से शिकार शुरू होता था और शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल किया जाता था। औरतें सागों, इमली और मशरूम क्या होता है? कुकुरमुता, इसका दूसरा नाम है मशरूम आदि फल बीनकर मतलब इकट्ठा करके, मतलब इकट्ठा करना, बीन कर लाती थी। बेगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती हैं और महुआ के बीज इकट्ठा करती हैं।
मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। मध्य भारत में किनको सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था? बैगा कौन सा? जो अपने पीछे पड़ा था, जो अपने को जंगल की संतान मानते थे और बाहर काम करने में अपमान समझते थे। बैसाख, ये चैत का महीना आया था पहले, अब कौन सा है? बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अध जली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। जो उसमें लकड़ियाँ वगैरह जल जाती थी, आधी रह जाती थी, आधी जल जाती थी, उनको इकट्ठा कर लेती थी, है ना, किस लिए? ईंधन जलाने के लिए। आदमी शिकार पर जाते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी। जेठ महीना आ गया ना, ये चैत आया था, ये वैसाख आया था और ये जेठ आ गया। अब जेठ, ये देसी महीने हैं सारे। जेठ में बुआई होती थी, जैसे आपके हैं ना अंग्रेजी महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसी प्रकार से ये थे चैत, वैसाख, जेठ, हाड़, सावन, भादों। ठीक है, इस प्रकार से महीने चलते थे। तो जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़, ये अगला महीना आ गया। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। आषाढ़ महीने से लेकर भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। एक बार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक फुटकी पक जाती थी। कार्तिक महीना आ गया, ठीक है, कार्तिक महीने में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस महीने में फटकन किया जाता था और नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती थी। माघ में, ये माघ महीना का, माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। बेवड़ का मतलब है जो, आगे बताएंगे इसका मतलब, ये होता है जो लोग ये घुमंतू टाइप होते हैं ना, उनके बारे में बेवड़ शब्द है। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ बेवड़। मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश का एरिया है वहाँ पर बेवड़ शब्द इस्तेमाल होता है घुमंतू लोगों के लिए। मध्य प्रदेश की घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द, ठीक है, घुमंतू खेती के लिए ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। बेवड़ की तरफ चल देते थे, बेवड़ यानी कि उस प्रकार की खेती की तरफ। इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्कर पहले साल का होता था, दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी ज़रूरत पड़ने लगती थी। वेरियर एल्विन द्वारा लिखित बैगा 1939 और एल्विन की अप्रकाशित रचना, ये प्रकाशित नहीं हो भाई, अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द खॉन्डस, ठीक है, ये पुस्तक है इसकी, किसकी? वेरियर एल्विन की। क्या नाम है उसका? नोट्स ऑन द खॉन्ड्स पर आधारित बैक कर दो इसको, ठीक है। तो वॉरियर एल्विन द्वारा लिखित बैगा और एल्विन की प्रकाशित रचना नोट्स ऑन द खॉन्डस पर आधारित है। ये सारी जो घटना दी गई है ना ऊपर, जो सारी पढ़ी हमने, वो उसकी बुक्स पर आधारित है ये सारी। ये औरत का चित्र दिया हुआ है, ईंधन की लकड़ी ले जाती एक संथाल लड़की बिहार में, 1946 की घटना की, एक 1946 की ये चित्र है एक। इसमें बच्चे क्या करते थे? बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माओं के साथ जंगल में जाते थे। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। अब अभी तक आपने पढ़ा था ना घुमंतू, ठीक है। अब आगे क्या है कि कुछ लोग एक जगह पर बैठकर भी रुककर भी खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे। पहले अपने बात की थी ना, कोदाल वगैरह से खेती करते थे, खुरच कर उसको ज़मीन को, है ना। तो अब क्या था, अब ये हलों का इस्तेमाल करने लग गए थे, ठीक है, करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया। जैसे वो ज़मीन होती थी, ठीक है, वो ज़मीन क्या होती थी? पूरे समुदाय की ज़मीन मानी जाती थी, ठीक है। अब उस समुदाय के जो लोग होते थे उनको इसका मालिक माना जाता था। क्यों? क्योंकि सारों को बराबर मालिक माना जाता था। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वजों ने आकर इस ज़मीन को साफ किया था, इसलिए वो सारे इसके मालिक थे।
लेकिन उसमें भी क्या होता था कि कुछ लोग ज़्यादा ताकतवर बन जाते थे, बाद में वो फिर के मुखिया बन जाते थे, ज़्यादा ज़मीन पर वो कब्जा कर लेते थे और बाद में वो लोगों को ज़मीन ऐसे मतलब बंटाई पर दे देते थे। बंटाई बोलते हैं आजकल, जो ठेके पर बोलते हैं ना, किसी को ठेके पर हिस्से पर ज़मीन देना, ठीक है, उसको बंटाई पर। वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था, लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे और कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उसके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी ज़मीनें बंटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में अब जो एक जगह रुककर खेती करते थे ना, वो अंग्रेज़ों को ज़्यादा सभ्य लगते थे। उनको लगता था कि ये लोग सभ्य एक जगह टिक कर अपनी खेतीबाड़ी करते हैं। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। बर्बर होता है मतलब असभ्य, जिनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता, ठीक है। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी था। किनको? जो घुमंतू वगैरह थे, जो बर्बर थे, जंगली थे, इनको बोला जाता था, ठीक है। आगे आता है औपनिवेशिक के शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े, ठीक है। अब आगे अपना टॉपिक कौन सा है? औपनिवेशिक जो शासन था उससे जो आदिवासी थे उनके जीवन पर क्या असर पड़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। तो आज की क्लास यहीं तक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी क्लास के साथ जुड़ने के लिए। तो प्लीज़ आगे से आगे इस लेसन को, इस चैनल को आप शेयर कीजिए। यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए फ़तेह क्लासेस और इस चैनल को आप खुद सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने कर लिया है तो प्लीज़ दूसरों से भी करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।